हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा और आज एक मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, दैट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर कैपेसिटी वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। कैपेसिटी, कोई भी कंडक्टर अपने ऊपर चार्ज स्टोर कर सकता है, लेकिन स्टोर करने का एक लिमिटेशन है। कितना भी चार्ज स्टोर नहीं कर सकता, एक लिमिट तक चार्ज स्टोर करेगा। उसके बाद क्या होगा, वो कंडक्टर जिस सराउंडिंग में रखा हुआ है उसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो ब्रेकडाउन होने लगेंगे, टूटने लगेंगे, या कह सकते हैं कि उस कंडक्टर से चार्ज निकल के सराउंडिंग में जाने लगेगा, ठीक है। इसी को ब्रेकडाउन कहते हैं। जब वो कंडक्टर उस लिमिट, उस मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेगा, जब वो कंडक्टर का कोई भी एक कोना भी हो सकता है, कोई किसी कोने से भी लीक कर सकता है या पूरे कंडक्टर से चार्ज लीक कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। मैंने जब प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ का रेडियस r है, यहाँ का सरफेस चार्ज डेंसिटी यदि सिग्मा है, तो सिग्मा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के, लोकल रेडियस के। यहाँ का रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R है, यहाँ का सिग्मा डैश है, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ का क्या मैंने मान लिया है, सिग्मा डैश, ओके। तो यहाँ का जो सिग्मा होगा, सिग्मा डैश, दैट इज प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट रेडियस कैपिटल R, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जस्ट आउटसाइड द सरफेस, वो क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है ना, ठीक है। तो यदि मान लीजिए रेडियस कम है, लोकल रेडियस कम है, तो वहाँ का सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, और जब सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्सीड करने लगेगा ब्रेकडाउन वोल्टेज के, सराउंडिंग का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसको जब वो एक्सीड करने लगेगा तो फिर इस पॉइंट से चार्ज लीक होने लगेगा, ठीक है। तो वो जो लिमिट है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी, वैसे कैपेसिटी निकलता है, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर का एक मैक्सिमम कैपेसिटी होता है अपने ऊपर चार्ज कैरी करने का। कैपेसिटर को कुछ ऐसे ही समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक टंकी है जिसमें आप पानी भर सकते हैं, तो पानी एक लिमिट तक ही भरा जा सकता है। वो जब भर जाएगा तो फिर पानी किसी न किसी एक कोने से, जहाँ पे वो लीक कर सकता है, वाटर जहाँ से निकल सकता है, वो वहाँ से निकलने लगेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी, ओके। अब पॉइंट ये है कि कैपेसिटी क्या हो सकता है, कैपेसिटी को आप कैसे समझ सकते हैं। तो इसके लिए फ्राडेज का एक लॉ है, कैपेसिटी के लिए लॉ दिया गया है, समझिएगा। ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो किस पे डिपेंड कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। हम लोगों ने ये चीज़ देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV बाई dr होता है, ठीक है। मीन्स पोटेंशियल एक तरीके से आप कह सकते हैं dV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कह सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है ना। तो यहां से आप कह सकते हैं ना कि चार्ज जो है ये प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल के, ठीक है, पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होगा। डीवी लिखने की जरूरत नहीं है, आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज किसके प्रोपोर्शनल हो गया, पोटेंशियल के। ये पोटेंशियल वैसे इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल है, एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है, इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल है। तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, पोटेंशियल, ठीक है। ये जो लॉ है ना, ये फ्राडेज का लॉ दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, चार्ज जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, तो यहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, एंड दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटी। तो ये Q इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, CV। C को यहाँ पे कैपेसिटी कहा जाता है, ठीक है। अब कैपेसिटी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, Q इक्वल टू क्या हो गया, CV। तो C इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई V, ठीक है। तो V का वैल्यू यदि 1 वोल्ट हो जाए, ये एक्चुअली था क्या, इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल था, तो V का वैल्यू यदि आप 1 वोल्ट लेते हैं तो कैपेसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, चार्ज के बराबर, ठीक है। मीन्स किसी भी कंडक्टर का या कैपेसिटर का या कंडेंसर का
जो कैपेसिटी होता है दैट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इन पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इन पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी। ये कैपेसिटी कहलाता है। ठीक है ना, फिर से समझ लीजिए, द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है, कुछ और भी बातें हम लोग करते हैं। कैपेसिटर जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने का एक सिस्टम है। तो आप ये सोच रहे होंगे बैटरी भी तो सिस्टम है ना। बैटरी और कैपेसिटर में कुछ अंतर है। बैटरी जब एनर्जी स्टोर करता है, केमिकल एनर्जी स्टोर करता है जिसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो बैटरी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है तो वो एक फाइनाइट अमाउंट में एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, किसी को प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, जैसे आप यदि किसी टॉर्च में, छोटे से टॉर्च में जब आप देखते होंगे, जब आप बैटरी लगाते हैं तो काफ़ी देर तक चलता है, या घड़ी में जब बैटरी लगाते हैं तो देखते हैं वो 6 महीना साल भर चल जाता है। ठीक है, तो वो बैटरी है, वो एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ चार्ज, डिफिनिट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी भी सिस्टम को प्रोवाइड करता रहेगा। लेकिन कंडेंसर के साथ या कैपेसिटर जिसको कह सकते हैं, उसके साथ ये प्रॉपर्टी होता है कि वो जितना भी एनर्जी है वो एक इंस्टेंटली प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि वो एक टाइम तक प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। कंडेंसर में ऐसा नहीं होता है, वो इंस्टेंटली पूरा का पूरा अपना एनर्जी लूज कर देगा। आप देख भी सकते हैं, फैन जब देखे होंगे तो फैन में एक बैटरी की तरह लगा हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसर। ठीक है, अब कंडेंसर का काम क्या है? देखिए, जैसे ही आप फैन ऑन करते हैं ना, तो वो एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फैन को प्रोवाइड करता है, जो फैन के इनर्शिया को ब्रेक करता है और फैन घूमने लगता है। और घूमने के बाद क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी से वो फिर चलता रहता है, घूमता रहता है। तो कंडेंसर का काम क्या है? एक तरीके से इनर्शिया, फैन के इनर्शिया को ब्रेक करना काम है। मीन्स वो तो रुका हुआ है ना, रुके हुए को घुमाना टफ होता है, इस कारण से उसमें कंडेंसर लगा होता है। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे कंडेंसर जब टूट जाता है तो फिर बहुत मुश्किल से उसको घुमाना पड़ता है, कुछ रॉड, कुछ डंडे वंडे से आपको फैन को चलाना होता है, फिर वो फिर चल सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है कंडेंसर के खराब होने पे। तो कंडेंसर का ये काम है। अभी तो कंडेंसर लगभग जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, लगभग सभी में यूज होता है। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। आप ये भी कर सकते हैं, एक तरीके से वो किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का हार्ट है कैपेसिटर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और सीखते हैं। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट का इससे कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एक स्फीयर का कैपेसिटी। एक स्फेरिकल कंडक्टर है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कैपेसिटर को हमेशा कंडक्टर से ही बनाया जाता है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इंसुलेटर से क्यों नहीं बना सकते हैं। आप समझिए एक चीज़ को, कंडक्टर के पास ये प्रॉपर्टी होता है कि जब आप उसको चार्ज यहाँ से प्रोवाइड कीजिएगा, स्मॉल क्यू चार्ज आपने प्रोवाइड किया, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसके सरफेस पे। ठीक है, फिर आपने उस पर क्यू डैश चार्ज प्रोवाइड किया, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर आपने क्यू डबल डैश चार्ज प्रोवाइड किया, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो आप चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट अपने आप हो जा रहे हैं। ठीक है, वो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? खुद ब खुद वो कंडक्टर के सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चार्ज खुद ब खुद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये ऐसा कुछ है। लेकिन यदि आप बात करते हैं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में जब आप चार्ज यहाँ पे प्रोवाइड कीजिएगा तो यहीं पे जमा रहेगा। ठीक है, तो अब चार्ज आप यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आपने पहले से चार्ज प्रोवाइड कर रखा है। तो वहाँ पे चार्ज जब आप दूसरा चार्ज प्रोवाइड करने जाइएगा तो वो उसको रिपेल करेगा। तो ये मुश्किल है कि इंसुलेटर के एक ही पॉइंट पे 2 चार्ज प्रोवाइड करना। ठीक है, तो फिर क्या होगा? आपको यहाँ पे चार्ज प्रोवाइड करना होगा, फिर आपको यहाँ पे चार्ज प्रोवाइड करना होगा, यहाँ पे चार्ज, मतलब इंसुलेटर को चार्ज करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, इंसुलेटर को जब आप चार्ज प्रोवाइड कीजिएगा, जहां पे चार्ज प्रोवाइड कीजिएगा वहीं पे रह जाएगा, वो इधर उधर तो जा नहीं सकता, घूम नहीं सकता है। ठीक है, तो इस कारण से कैपेसिटी, यदि आप कैपेसिटी की यदि बात करते हैं तो वो किसका हो सकता है? कंडक्टर का। इंसुलेटर का कैपेसिटी की बात ही नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि जितना आप जहां पे आप उसको चार्ज प्रोवाइड कीजिएगा वो चार्ज वहीं पे रह जाएगा, दूसरे जगह पे वो घूमने जा नहीं सकता है। उसको दूसरे जगह पे ले जाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, जो अपने आप में एक तरह का मतलब एनर्जी वो प्रोवाइड क्या करेगा, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी उसको देना होगा। ठीक है, और फिर जब आप उससे यूज करने जाइएगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, तो वो फिर आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता इंसुलेटर। ठीक है, इस कारण से कैपेसिटर हमेशा कंडक्टर से बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। जैसे ये एक स्फीयर है, हम देखते हैं कि इस स्फीयर का कैपेसिटी कितना होता है। ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, कंडक्टर है, बिल्कुल कंडक्टर है, इंसुलेटर नहीं होना चाहिए। तो ये कंडक्टर कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस r है। इसके कैपेसिटी की बात करते हैं कि इसका कैपेसिटी कितना है। आपने क्यू चार्ज प्रोवाइड किया जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके सरफेस पे, क्यू चार्ज आपने प्रोवाइड किया था। ठीक है, बिल्कुल सही, Q इक्वल टू सी भी हो सकता है। तो Q इक्वल टू सी, और B को क्या लिख सकते हैं, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q से Q कैंसिल आउट हो गया, C का वैल्यू कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर एंड दिस कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेडियस ऑफ दिस कंडक्टर। यहाँ पे कैपिटल R यूज कर रहे हैं तो कैपिटल R ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका कैपेसिटी का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, रेडियस के। ठीक है, कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेडियस के, मतलब रेडियस बढ़ता जाएगा, कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक और पॉइंट की बात हो रही है कि कैपेसिटी जब रेडियस के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी उसके ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि वो सिलिंड्रिकल है या स्फेरिकल है या कैसा भी है। ठीक है, तो कैपेसिटी, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी डिपेंड करता है किस पे, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पे। ठीक है, अच्छा कैपेसिटी किस पे डिपेंड किया, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पे, एक बात। दूसरी बात और, C 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, मतलब ये परमिटिविटी पे भी डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है, सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन इरोडोव का फर्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इरोडोव का फर्स्ट क्वेश्चन कैपेसिटर का क्वेश्चन नंबर शायद का क्वेश्चन नंबर 101 है कैपेसिटर का, इरोडोव का क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैपेसिटी इक्वल टू क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ पे किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पे, और दूसरा डिपेंड कर रहा है सराउंडिंग मीडियम पे, सराउंडिंग मीडियम कैसा है। ठीक है, तो ये दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, एक ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन और एक मीडियम, सराउंडिंग मीडियम। मान लीजिए कि इस कंडक्टर को एक डाइलेक्ट्रिक में प्लेस कर दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R है, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट इंटू R। कैपेसिटी बढ़ जाएगा। मान लीजिए ये कंडक्टर को आपने क्या प्लेस कर दिया, किस में प्लेस कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्लेस कर दिया, बहुत बड़ा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसके रेडियस के कंपैरिजन में। ठीक है, तो उस केस में कैपेसिटी इसका क्या हो जाएगा, कैपेसिटी हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू रेडियस, ये कैपेसिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 कैपेसिटर का जरूर बनाइएगा, इरोडोव का। आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हो गई स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटी की। अब आगे बढ़ते हैं और कैपेसिटी का यूनिट और डायमेंशन की बात कर लेते हैं। जब चार्ज और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो कैपेसिटी भी किसी कैपेसिटर का, कंडक्टर का एक स्केलर क्वांटिटी होगा। इसका यूनिट कैपेसिटर, मैंने आपको पहले ही बताया कि Q इक्वल टू सी बी जो लॉ है ये फैराडे का दिया हुआ है, तो कैपेसिटी का यूनिट भी उन्हीं के नाम पे पड़ा है, फैराड। कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा, फैराड। ओके, डायमेंशन तो देखिए Q इक्वल टू क्या हो रहा है, Q इक्वल टू हो रहा है CV, और पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन होता है पोटेंशियल के साथ, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी बाई चार्ज, और एनर्जी का क्या होता है mL2T-2 होता है ना, और चार्ज का क्या हो गया AT, तो पोटेंशियल का क्या हो गया mL2T-3 A-1।
दिस इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। अब यहाँ से आप कैपेसिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो Q बाई क्या हो गया V, तो चार्ज का हो गया AT, और ये आ गया ML2 T-3 A-1, तो ये कितना आ गया M-1 L-2 T4 A2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटी। तो कैपेसिटी का यूनिट भी हो गया, डायमेंशन भी हो गया। अच्छा, फ्रैड जो यूनिट है ये क्या लार्जेस्ट यूनिट है, देखते हैं। देखिए, जब आप बात कर रहे हैं कैपेसिटी की, ठीक है, रेडियस r है, तो क्या हो जाएगा 4πε0r। रेडियस का वैल्यू यदि 1 मीटर लेते हैं तो कैपेसिटी कितना होगा 4πε0, एंड दैट इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁹ फैराड। तो आप ये समझ सकते हैं कैपेसिटी, जब रेडियस जब 1 मीटर का स्फीयर कुछ इतना बड़ा होगा, इतने बड़े स्फीयर, इतने बड़े कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटी नैनो फैराड में आ रहा है 1/9 इंटू 10⁻⁹ फैराड, मतलब 1/9 नैनो फैराड। आप समझ सकते हैं कि 1 मीटर रेडियस इतना बड़ा कंडक्टर का कैपेसिटी नैनो फैराड में है। तो फैराड जो है कैपेसिटी का एक बहुत बड़ा यूनिट है, लार्जेस्ट यूनिट है, ठीक है। इस कारण से किसी भी कंडक्टर का, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटी की जब बात करेंगे तो नैनो फैराड, पिको फैराड या ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो फैराड में यूज करेंगे, ठीक है। नैनो फैराड, 1 नैनो फैराड का मतलब क्या होगा 10⁻⁹ फैराड। 1 पिको फैराड का मतलब क्या हो जाएगा 10⁻⁻12 फैराड, ठीक है। या 1 माइक्रो फैराड का मतलब क्या हो गया 10⁻⁻6 फैराड। कुछ इस तरीके से यूज होगा किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी, ठीक है। आगे की बात करते हैं और ये समझते हैं कि जैसे मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल बात करते हैं, ठीक है, कि जैसे ये कंडक्टर का रेडियस, अर्थ का रेडियस इतना बड़ा हो जाए, रेडियस कितना बड़ा हो जाए, अर्थ का रेडियस जितना बड़ा है, ये कंडक्टर, एक कंडक्टर हो ऐसा जिसका रेडियस अर्थ इतना बड़ा हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए तो C का वैल्यू तो वही होता है ना 4πε0r, तो 1/9 इंटू 10⁹ और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है 6400 किलोमीटर, है ना। तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर में लिखते हैं, तो ये क्या होगा इतना फैराड आएगा, है ना, ठीक है। तो ये 6.4/9 इंटू 10⁻ क्या आ गया -3, ठीक है। तो अब आप इसको कट कर सकते हैं, तो ये कितने के बराबर आएगा, इसको और सॉल्व कर लीजिए। जैसे इसको मान लीजिए हम कर देते हैं 6400/9 इंटू 10⁻⁻6, कुछ ऐसा हमने कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आएगा 711 माइक्रोफैराड का 711 माइक्रोफैराड आएगा अर्थ इतने बड़े कंडक्टर का कैपेसिटी। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटी फैराड में यदि लिखते हैं तो फैराड एक लार्जेस्ट यूनिट है। इस कारण से कंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, उसके कैपेसिटी की जब बात करेंगे तो हम पिको फैराड, नैनो फैराड, माइक्रो फैराड में करेंगे। आगे की क्लासेज में, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरह के कैपेसिटर होते हैं और उनकी कैपेसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।